नमस्कार दोस्तों। मेरे पहले वीडियो को आप लोगों का जिस तरीके से प्यार मिला है, उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपना दूसरा वीडियो जल्द ही लेकर आऊँ। मैंने वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कैल्शियम पर बात करूँगा। तो आज हम लोग डेयरी एनिमल्स में कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स पर बात करेंगे। डेयरी एनिमल्स में मिनरल रिक्वायरमेंट्स में सबसे ज़्यादा बात कैल्शियम की होती है। कैल्शियम के लिक्विड्स भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पशु को सबसे ज़्यादा मिनरल्स में कैल्शियम ही चाहिए। डेयरी एनिमल्स को सबसे ज़्यादा पोटेशियम चाहिए होता है, जिस पर बहुत कम बात होती है। ऐसा क्यों होता है हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री का फोकस ये रहता है कि हमारे जो गाय भैंस हैं, जो डेयरी एनिमल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, उनका रिप्रोडक्शन सही रहे, इम्यूनिटी सही रहे, ताकि हमारा डेयरी फार्मर खुश रहे और हम खुश रहें। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो दूध है वो एक संतुलित आहार है। संतुलित आहार का मतलब हुआ कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए। सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, सब कुछ है। और ये सच्चाई भी है। धरती पर खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज, अगर कोई एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें और प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, प्रचुर मात्रा में है, तो वो अकेला दूध ही है। अगर हम दूध का पूरा कंपोजिशन देखें तो दूध में 85 से 88% पानी होता है। 12 से 15% जो बचा उसमें 4 से 5% लैक्टोज शुगर होता है। 3 से 3.5% प्रोटीन्स होते हैं। 3.5 से 4.5% फैट्स होते हैं। 0.6 से 0.7% तक मिनरल्स होते हैं और 0.1 से 0.2% तक विटामिन होते हैं। इसका मतलब दूध पूरी तरह से बैलेंस्ड है। दूध में विटामिन सी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, वो हमें खट्टे फलों से मिलता है। और आयरन कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में जो सिर्फ दूध पर रह रहे होते हैं, उनको अलग से आयरन सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। कभी कभी हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं, अम्मा पापा, जैसे हमारे अम्मा पापा कहते हैं कि दूध में आजकल वो स्वाद नहीं रहा, पानी जैसा हो गया दूध, कोई टेस्ट नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी कुछ हम ही लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये जो गाय भैंस हैं, ये पहले फ्रीली घूमते थे। नेचुरली अगर देखा जाए तो कुदरत ने इनको बनाया था, ये जंगलों में रहते थे। हमारे पूर्वजों ने इनकी फ़ायदों को देखते हुए इनको बांध लिया, रख लिया घर में, अपने हिसाब से फिर खिलाने लगे। ये जंगलों में घूमते थे, घास, हरा चारा ये सब खाते थे। हम बांध करके इनको अपने हिसाब से खिलाने लगे। फिर हम इनको पक्के फर्श पर रख दिए, क्योंकि कच्चे फर्श को साफ़ करने में परेशानी होती है, कीचड़ होता है। अब 600-700 किलो का वज़न लेकर के कोई गाय या भैंस अगर हमेशा पक्के फर्श पर है तो उसके खुरों में प्रॉब्लम होती है। फिर उसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब हम फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने, सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ को काम दिया, वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ को, डेयरी यूनिवर्सिटीज़ को, कि चूँकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर, डेयरी फार्मिंग पर डिपेंड कर रही है, तो हम इसको कमर्शियल बनाते हैं। मतलब हमारे पशु ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, इसके लिए हमें काम करना है। यूनिवर्सिटीज़ ने बाहर से सीमेन लाकर जेनेटिक अपग्रेडेशन पर, ब्रीडिंग पर काम किया। धीरे धीरे एनिमल्स का प्रोडक्शन बढ़ता गया। अब हमारे पास आज अगर हम पंजाब में देखें तो 83-84 लीटर दूध देने वाली भी गाय हैं। तो अब पशु की इतनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए हरा चारा सफिशिएंट नहीं था, हमें फीड पर आना पड़ा, फिर तरह तरह के सप्लीमेंट्स पर आने पड़े। तो हम पशु की सारी आज़ादी छीन लिए। वो फ्रीली घूमता था, बांध लिया। कच्चे फर्श पर रहता था, पक्के फर्श पर रख लिया। ज़्यादातर पक्के फर्श पर लोग रखने लगे हैं, जो छोटे डेयरी फार्मर्स हैं। बड़े डेयरी फार्मर्स तो समझते हैं इस चीज़ को। और खिलाने के लिए हम उनको फीड दे रहे हैं, जिसके लिए वो बने ही नहीं हैं। फिर हरा चारा भी बंद कर दिया, हम साइलेज पर आ गए। साइलेज इसलिए क्योंकि हरा चारा बदलता है तो बार बार फ्लक्चुएसन आता है दूध, फैट, एसएनएफ में। हम लोगों ने उसको भी साइलेज में कन्वर्ट कर दिया कि साइलेज पूरे 12 महीने चलेगा। तो जो दूध में आज की डेट में हमको स्वाद नहीं मिलता है, तो ये जो हमने किया है उसका नतीजा है। फिर वो कहते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि दूध में वो स्वाद नहीं है। लेकिन दूध अगर बैलेंस्ड है तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोई ब्लड टेस्ट कराता है जो रोज़ दूध पी रहा है, उसमें कोई ना कोई विटामिन की कमी निकल आती है। तो उसके लिए भी हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो जिम्मेदार हैं। आज
हम लोग भले भले ही दिन भर समोसा ब्रेड पकौड़ा खाते रहें, पनीर पकौड़े खाते रहें, लेकिन जब हम दूध पीते हैं घर में तो उसकी मलाई निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फैट नहीं चाहिए, हम हेल्थ कॉन्शियस हैं। दूध में जो विटामिन्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, मलाई अगर हमने अलग कर दिया यानी हमने इन विटामिन्स को भी अलग कर दिया। घी भी हम नहीं खाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि दूध का जो ये फ़ायदा था कि उससे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मिलता है, वो हमें नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे घरों में क्या प्रैक्टिस है कि दूध जब हमारे घर पर आता है तो उसको हमारी माताएं बहनें घर उबलने के लिए रख देती हैं गैस पर। धीमी आंच में करके रख दिया, उबल रहा है, अपने काम में लग गई, दूध उबल रहा है। अब दूध में जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन B1, B2, B4, फॉलिक एसिड, ये काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। और विटामिन B12 तो ये बार बार जो हम हीटिंग करते हैं उससे बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए देखिए जो आज शहरों में लोग रहते हैं वो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ज़्यादातर विटामिन डी, विटामिन B12 ज़्यादातर लोगों में कम आ रहा है। शहरों में प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है। सुबह जब वो ऑफिस जाते हैं तब भी सनलाइट नहीं होती, शाम को जब लौटते हैं तब भी सनलाइट नहीं होती। मतलब वो सनलाइट उनकी स्किन पर पड़ ही नहीं रही है, तो जो विटामिन डी स्किन में बन सकता था वो भी नहीं बन रहा है। दूध से हम अलग कर देते हैं क्योंकि हमको फैट नहीं चाहिए, तो विटामिन डी की कमी हो गई। इसकी वजह से घुटनों के दर्द की कोई उम्र नहीं रही। अब घुटनों के दर्द सभी में है। विटामिन B12 की कमी भी ज़्यादातर लोगों में रहने लगी है। तो कुल मिलाकर ये कि दूध निर्दोष है, वो आज भी वैसा ही है। हमें अपनी प्रैक्टिसेस बदलनी पड़ेंगी। अब देखिए, डेयरी न्यूट्रिशन से ह्यूमन न्यूट्रिशन की तरफ डाइवर्ट हो गए हम मुद्दे पर आते हैं। कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट जो करेंट नेसेम है, नेसेम 21, उसके हिसाब से एक 600 किलो की गाय को जो कैल्शियम चाहिए होता है वो 20 ग्राम चाहिए। ये अब्जॉर्बेबल कैल्शियम है कि इतना कैल्शियम अब्जॉर्ब होना चाहिए उसके पेट में। और हर लीटर दूध के पीछे HF को चाहिए 1.2 ग्राम कैल्शियम और बाकी जो ब्रीड्स हैं उनको चाहिए 1.4 ग्राम कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्स में हम लोग पशु को जो देते हैं वो या तो कैल्साइट पाउडर होता है, लाइमस्टोन पाउडर होता है, DCP होता है या MCP होता है। कैल्साइट पाउडर में 40% कैल्शियम होता है क्योंकि कैल्साइट पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट में 40% कैल्शियम होता है। और ऐसा नहीं कि जो 40% कैल्शियम ये पूरा का पूरा अब्जॉर्ब होगा। कैल्साइट पाउडर के कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है वो 0.6 है। इसका ये मतलब हुआ कि जो कैल्शियम है उसका 60% ही अब्जॉर्ब होगा। तो 100 ग्राम अगर कैल्साइट पाउडर पशु को गया तो उसमें कैल्शियम है 40%। अब उस 40 ग्राम का 60% अगर हम करेंगे तो 24 ग्राम्स हुआ, यानी 100 ग्राम कैल्साइट पाउडर से पशु को 24 ग्राम कैल्शियम मिलता है। DCP का अगर देखें तो उसमें ऑन एन एवरेज 23% कैल्शियम होता है और DCP का जो अब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है वो 0.73 है, मतलब 73%। तो पशु को अगर हम 100 ग्राम DCP दे रहे हैं तो उसमें कैल्शियम है 23 ग्राम्स, उसका 73% अगर अब्जॉर्ब होगा तो 16.8 ग्राम के आसपास आएगा। तो जब भी आप अपने पशु को कैल्साइट पाउडर, DCP ये दे रहे हैं तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट से ये कैलकुलेशन ज़रूर करा लें कि कहीं हम ज़्यादा या कम तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कम देने पर कैल्शियम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आएंगी। ज़्यादा देने पर, चूँकि कैल्साइट पाउडर 4-5 रुपये किलो की चीज़ है, ज़्यादा दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देने से नुकसान ये है कि जो दूसरे मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक, सिलेनियम इम्यूनिटी के लिए चाहिए होता है, जिंक हमारे ढेर सारे फंक्शंस के लिए चाहिए, ये उनकी अब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफियर करेगा। दूसरी बात, किसी भी फीड में हम जितना ज़्यादा मिनरल, कैल्साइट पाउडर, DCP ऐड करते हैं उस फीड का टोटल एस बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ज़्यादा टोटल एस बढ़ेगा, और टोटल एस बढ़ेगा अगर फीड का तो उस फीड का पैलेटेबिलिटी कम होगा, वो उसका स्वाद कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा टोटल एस होगा उस फीड की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, पैलेटेबिलिटी है, वो उतनी कम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर इस वीडियो को भी आप लोगों का वैसा ही प्यार मिला तो मैं जल्द ही अपना दूसरा वीडियो किसी अच्छे टॉपिक पर लेकर आऊँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।